आज हम बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर मसले पर। यह भारत का एक महत्वपूर्ण मसला रहा है और इसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे जम्मू एवं कश्मीर का जो मसला है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मसला रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीन जम्मू कश्मीर के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र है। सामाजिक एवं राजनीतिक समुदाय, ये तीन सामाजिक एवं राजनीतिक समुदाय रहे हैं। जम्मू जम्मू जो एक पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है एवं हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल क्षेत्र है। जम्मू जो है वो पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र है एवं हिंदू बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम सिख भी रहते हैं। कश्मीर जो है वह घाटी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र जिसमें मुख्यतः मुसलमान बहुल है एवं हिंदू व सिख अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक हैं और यहाँ कश्मीरी भाषा बोली जाती है। और लद्दाख जो है यह पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। और लद्दाख जो है लद्दाख जो है यहाँ यह ठंडा प्रदेश है, पठारी भाग है और बहुत कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पाई जाती है। और यहाँ मुख्यतः बौद्ध एवं मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं, तो इस तरह जम्मू एवं कश्मीर जो है तीन सामाजिक एवं राजनीतिक समुदाय वाला क्षेत्र रहा है, जिसमें जम्मू जो है पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र है जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये हिंदू ज्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम एवं सिख भी निवास करते हैं। वहीं कश्मीर जो है ये घाटी क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः मुसलमान बहुल है ये, और हिंदू और सिख अल्पसंख्यक हैं यहाँ। लद्दाख यहाँ मुख्यतः बौद्ध एवं मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं और जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम है। यह बहुत ही ठंडा प्रदेश है और ये पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर तीन सामाजिक एवं राजनीतिक समुदाय में बटा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो जम्मू एवं कश्मीर की समस्या है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मसला रहा है, वह क्या है। तो जम्मू एवं कश्मीर का जो मसला है वह शुरू होता है स्वतंत्रता के बाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, भारत उस समय दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। पहला वो क्षेत्र था जो ब्रिटिश इंडिया के सीधे नियंत्रण में था और दूसरा वह क्षेत्र था जो राजाओं के अधीन था, जिसको रियासत कहा जाता था। यद्यपि भारत की तमाम रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में सुरक्षा संधि कर रखी थी और बहुत सारे मसले जो थे वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो
जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना 1946, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946, इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि भारत ब्रिटिश इंडिया के साथ ही जो रियासतें हैं उनके साथ जो भी ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश सरकार के जो भी अनुबंध हैं, जो भी करार हैं, वो सब समाप्त कर दिए जाते हैं, सब समाप्त कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। और अब रियासतें जिसके साथ चाहें उसके साथ में मिल सकती हैं और चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। इस तरह रियासतों के बारे में ये कहा गया कि रियासतें चाहें तो भारत संघ के साथ शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकती हैं और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो जम्मू कश्मीर है वहां के राजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा, कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह थे। तो जम्मू कश्मीर की जो आबादी थी वो मुस्लिम बहुल आबादी थी, लेकिन वहां के जो राजा थे वो हरि सिंह थे। हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि वो स्वतंत्र रहेंगे, ना तो वो भारत संघ के साथ शामिल होंगे और ना ही वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। इस तरह राजा हरि सिंह ने भारत संघ के साथ मिलने में आनाकानी की और उन्होंने भारत संघ में विलय नहीं किया। इस तरह से चूंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी थी, मुसलमान ज्यादा थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे, अतः पाकिस्तान को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो अपने क्षेत्रीय जो संस्कृति है उसके प्रति बड़ा लगाव रखते थे और वो अपनी क्षेत्रीयता को बनाए रखना चाहते थे। इसको ही कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिले, वो अपने आप को अपनी क्षेत्रीयता के साथ स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, जिसको कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के पख्तून क्षेत्र के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में पख्तून क्षेत्र के कबायलियों ने हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उनको ऐसा लगा कि अगर उन्होंने भारत की मदद नहीं ली, भारत की सैन्य सहायता नहीं ली, तो जम्मू कश्मीर कबायलियों के हाथ में चला जाएगा। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह दिल्ली आए। उन्होंने भारत सरकार से बात की और भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करने पर सहमति पत्र दे दी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया उसके बाद जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत संघ का हिस्सा बन गया और इस तरह भारत सरकार ने अपनी सेनाएं जम्मू कश्मीर में भेजी। जम्मू कश्मीर में जब भारत सरकार ने सेनाएं भेजी तो हुआ ये कि भारतीय सेना ने कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ा एरिया अभी भी कबायलियों के अधिकार क्षेत्र में था। जम्मू कश्मीर का जो कुल क्षेत्र था उसका लगभग 1/3 क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, जिसको वो पाक अधिकृत कश्मीर POK के नाम से जानता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानता है। POK का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर।
जिसको आजाद कश्मीर के नाम से भी जानता है। इधर हुआ ये कि अप्रैल 1948 में भारत ने, चूंकि जम्मू कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, इस तरह पूरा जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा कबायलियों के अधिकार क्षेत्र में था, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में था। अतः भारत ने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यथास्थिति की बात कही और उसने 3 सुझाव अनुशंसाएं की। पहला ये था कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो पाकिस्तानी नागरिक घुस गए हैं, पाकिस्तान उन्हें वापस बुला लेगा। अर्थात पाकिस्तान के जो कबायली जम्मू कश्मीर के हिस्से में घुसे हुए हैं, उनको वापस जाना था। दूसरा उनका जो सुझाव था, अनुशंसा थी, वो ये थी कि भारत सरकार अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगी और उतनी ही सेनाएं जम्मू कश्मीर में रखेगी जितनी की शांति व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी हो। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि ये दोनों स्थिति हो जाने पर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जाएगा या स्वतंत्र रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। चूंकि ये दोनों परिस्थितियां लागू नहीं हो पाई, पाकिस्तान ने अपने सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं बुलाया और पहली शर्त लागू न होने पर भारत ने भी वहां से अपनी सेनाएं कम नहीं की। अतः जनमत संग्रह की स्थिति नहीं बन पाई और इस तरह से अब हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के एक नेता थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के नेता थे जिनकी पार्टी का नाम है तो जम्मू कश्मीर के एक नेता थे शेख अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के नेता थे और इनकी पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनकी पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जब राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर भारत में जम्मू कश्मीर को विलय करने के संबंध में आनाकानी की, तो इन्होंने एक लोकप्रिय आंदोलन चलाया और इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि जम्मू कश्मीर को राजतंत्र से स्वतंत्रता मिले और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो। तो शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नेता थे और इनकी पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इस पार्टी का जो उद्देश्य था वो ये था कि जम्मू कश्मीर को राजतंत्र से स्वतंत्रता मिल जाए और जम्मू कश्मीर जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां बहाल की जाए। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। ये धार्मिक संगठन नहीं था, धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला का जो उद्देश्य था वह ये था कि जम्मू कश्मीर को राजतंत्र से मुक्ति दिला करके लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके बाद कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। राजा हरि सिंह ने भारत संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत की सेना जम्मू कश्मीर पहुंची और कबायलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद हुआ ये कि 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 अनुशंसाएं की।
अनुशंसाएं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरी तरफ होता यह है कि मार्च 1948 में मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। जबकि भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अस्थायी स्वायत्तता प्रदान कर दी। तो इस तरह शेख अब्दुल्ला मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए और भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अस्थायी स्वायत्तता प्रदान कर दी। उस समय मार्च 1948 की जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का जो सरकार का जो मुखिया होता था, जम्मू कश्मीर में निर्वाचित जो मुखिया होता था, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। बाद में 1965 में प्रधानमंत्री का जो नाम है वो बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। तो इस तरह से हम एक बार समराइज कर देते हैं जो अभी तक बातें कही गई। तो पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर 3 सामुदायिक एवं धार्मिक समुदाय का क्षेत्र है। पहला है जम्मू, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है लद्दाख। जम्मू जो है वो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां मुसलमान और सिख भी निवास करते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर एक घाटी क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यद्यपि यहाँ हिंदू और सिख जो है अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में निवास करते हैं। और तीसरा है लद्दाख। लद्दाख जो है वो एक पठारी क्षेत्र है जो बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही ठंडी यहाँ पड़ती है और जहाँ न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, बहुत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और यहाँ बौद्ध एवं मुस्लिम समुदाय निवास करते हैं। इस क्षेत्र में राजा हरि सिंह का शासन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने भारत संघ के साथ विलय पत्र में हस्ताक्षर करने में आनाकानी की और उनका उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर को हम स्वतंत्र रखें, ना तो भारत के साथ हम जाएं और ना ही पाकिस्तान के साथ हम विलय हों, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से बने रहें। लेकिन हुआ ये कि वहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। उनकी एक पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिसके नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने लोकप्रिय आंदोलन चलाया और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर को राजतंत्र से स्वतंत्रता मिले और वहां लोकतंत्र की बहाली हो। इसी बीच अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों को जम्मू कश्मीर में भेजा। उसका उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जा सके। अब जब कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो वहां के जो राजा हरि सिंह थे वो घबरा करके दिल्ली आए और दिल्ली आकर के उन्होंने भारत सरकार के साथ भारत संघ के में जम्मू कश्मीर को विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू कश्मीर भारत संघ का हिस्सा बन गया और इस तरह अपने हिस्से को बचाने के लिए भारत संघ ने अपनी सेना भेजी और इस तरह जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंची तो उसने कबायलियों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच इसके बावजूद एक जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा
कबायलियों के नियंत्रण में, पाकिस्तान के नियंत्रण में था। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया कि हमारा जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, वहां पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 अनुशंसाएं सुझाई। पहला ये था कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक पाकिस्तान के जो नागरिक जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए हैं उनको वापस पाकिस्तान बुला ले, और भारत जो है वो उतनी ही सेना वहां रखे जम्मू कश्मीर जितना कि वहां के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हो। और ये जब 2 शर्तें लागू हो जाएं तो वहां जनमत संग्रह कराया जाए और जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत संघ के साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ जाएगा या स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। तो दोनों शर्तें चूंकि पूरी नहीं हो पाई, अतः जनमत संग्रह की स्थिति नहीं आई। तो इस तरह अभी तक का जो हमने बताया उसका सार संक्षेप रहा, और हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर का आंतरिक एवं बाहरी झगड़े क्या हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि बाहरी झगड़े, जैसे कि अभी हमने बताया कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाए जाने की बात करता रहा है, बात करता रहा है। तो बाहरी जो झगड़े हैं वह है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर को हमेशा ये कहता रहा है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की ज्यादा जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, अतः वहां ज्यादा मुसलमान रहते हैं। अतः पाकिस्तान का ये दावा रहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिलाया जाना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार की सह पर, वहां की सेना के सह पर पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था 1947 में। और इस तरह से तब से पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसको वो आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। वहीं भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर कब्जा जमाया हुआ है, जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है, वो क्षेत्र भारत का है, और भारत का हिस्सा होने की वजह से ये क्षेत्र भारत को मिलना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान हमेशा अपना अधिकार जमाता रहा है। तो जम्मू कश्मीर के बाहरी झगड़े में क्या है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर को हमेशा ये कहता आया है कि इसे पाकिस्तान में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। और पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्से पर अधिकार किया हुआ है, जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र को पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने 1947 में कबायलियों के माध्यम से हमला कराया था, और बाद में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के पश्चात भारत सरकार ने वहां अपनी सेना भेजी थी, और सेना ने कार्रवाई करते हुए कबायलियों को पीछे धकेला था। भारत सरकार का ये कहना है, भारत का ये मानना है कि पीओके, जिसको आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान जानता है, वह भारत का हिस्सा है और वो भारत को मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही द्वंद्व चलता रहा है, झगड़ा चलता रहा है। तो ये हो गया बाहरी झगड़े। बाहरी झगड़े का मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान और भारत के क्या रवैया है, भारत और पाकिस्तान की क्या सोच है, ये मसला जो है बाहरी झगड़े के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित आंतरिक झगड़े क्या है। तो इसमें कुछ बातें हैं। उसमें पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा मानते हैं कि भारत ने जो ये कहा था
कि कबायली जो मसला है वो शांत होने के बाद वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस मसले को लेकर के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है और इस बात को वो उठाते रहते हैं कि भारत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा मसला जो है वह है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि 370 के तहत जो उन्हें स्वायत्तता दी गई थी वो कम है और उसे और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें और ज्यादा स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तीसरा मुद्दा जो है वह यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत जो स्वायत्तता दी जाती है, जो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और विशेष दर्जा दिया गया है, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत संघ से एक तरह से अलग रहा है और पूरी तरह से भारत संघ में वहां के लोग जो है वो मन से नहीं मिल पाए हैं। अतः जो धारा 370 के तहत विशेष दर्जा का जम्मू कश्मीर को मिला है वो समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर भारत संघ के साथ पूरी तरह से मिल सके। तो ये मसला है। चौथा है कि 1989 के बाद वहां के जो चरमपंथी हैं, उग्रवादी समुदाय हैं, उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, भारत संघ से अलग एक जम्मू कश्मीर राष्ट्र होना चाहिए। और इन उग्रवादियों को पाकिस्तान ने हथियार, नैतिक और आर्थिक मदद देने का काम किया और इस तरह से वहां अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ। तो ये है आंतरिक झगड़े। इसके बाद क्या हुआ, तो इस तरह 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के जो प्रधानमंत्री का पदनाम था उसको बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि पहले जो जम्मू कश्मीर का राजनीतिक प्रमुख होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। बाद में 1965 में जो प्रधानमंत्री का पदनाम है वो बदल करके मुख्यमंत्री कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे गुलाम मोहम्मद सादिक, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे और ये कब बनाए गए? 1965। तो इस तरह से बाद में शेख अब्दुल्ला के पुत्र जो थे फारूक अब्दुल्ला, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2014 में जो आम चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके तहत भारी मतदान हुआ और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, इनके पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी जिसके मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद और बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? महबूबा मुफ्ती। और इस तरह से भारत सरकार ने बाद में जून 2018 में बीजेपी ने मुफ्ती सरकार को दिया गया जो समर्थन था उसको वापस ले लिया और भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अप्रैल 2016 में बनी।
में बनी। और जब ये मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती, तो जम्मू कश्मीर के आंतरिक और बाह्य जो स्थिति थी उनमें गड़बड़ियां आनी शुरू हो गई, आतंकवादी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ गई। परिणाम स्वरूप जून 2018 में भाजपा ने पीडीपी को दिया गया समर्थन वापस ले लिया। वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप मुफ्ती सरकार गिर गई और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस तरह से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। एवं जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। इसमें आपको याद रखना है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये 5 अगस्त 2019 आपको याद रखना है, ये बहुत महत्व का है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में लगी धारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर का राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित बनाए गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। दो का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बनाए गए। इस तरह से वर्तमान में जो प्रदेशों की संख्या है, राज्यों की संख्या है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हमने देखा जम्मू एवं कश्मीर मसला, किस तरह से जम्मू कश्मीर जो है स्वतंत्रता के समय से वर्तमान में भी भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही तनाव का कारण रहा है, द्वंद्व का कारण बना है। तो इस तरह ये मसला हमने देखा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।